अच्छा भाई, आज से हम हिंदी की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जिसमें हम हिंदी लगभग कंप्लीट करेंगे। जो हमारी हिंदी की क्लास 50 से 55 क्लास में होगी। ठीक है, तो हम पहला अध्याय से शुरू करते हैं, वर्णमाला से। आज हम आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे कि वर्णमाला होती क्या चीज है। ठीक है, हम शुरू से लेकर लास्ट तक वर्णमाला को खत्म करेंगे। जो हमारी वर्णमाला की लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस होंगी। आज हम पहली क्लास को शुरू करते हैं और वर्णमाला जो हमारी 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगी। तो अध्याय 1 से शुरू करते हैं हम। तो एक अध्याय 1 में सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं, वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला है क्या? वर्णमाला की परिभाषा क्या है? परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो ये क्या है? वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित या सही क्रम, जो कि जैसे कि जो एक सही क्रम में हो, ए आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ, ये एक सही क्रम है। इसको बोलते हैं वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं, है क्या? अब यहां पढ़ते हैं हम दो चीज में, एक तो अक्षर व वर्ण में अंतर, अच्छा, अक्षर क्या है और वर्ण क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अक्षर बोलते हैं जिसका नाश ना हो। ठीक है जी। क्षर माने होता है टूटना। किसी शब्द के आगे ए लगा देंगे तो उसका विपरीत हो जाता है। तो अक्षर क्या है? जिसका नाश ना हो। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है अक्षर की? अक्षर की परिभाषा, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्युक्त हो जाए उसको बोलते हैं हम अक्षर। और वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। तो अक्षर और वर्ण में अंतर आ गया समझ में। तो वर्ण क्या है? भाषा की जो लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो लिखित है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई उसको बोलते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को। और यहां पूछ लेता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं? मौखिक इकाई उसे बोलते हैं ध्वनि। किसको बोलते हैं? ध्वनि को। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब हम यहां चलते हैं आगे। यहां से कुछ चीजें हैं कि हम कहने लगे कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल होते हैं 52 वर्ण। कितने? 52 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें क्या है कि 11 तो होते हैं स्वर। कितने होते हैं स्वर? 11। अच्छा, ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? इनको देखते हैं। ए आ ई दीर्घी छोटा ऊ दीर्घू री ए दीर्घे ओ आओ, ये हो गए हमारे स्वर। तो हिंदी में स्वर 11 ही होते हैं।
अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे कि लेखन के आधार पर स्वर 10 होते हैं, अर्थ के आधार पर 13 होते हैं, और सामान्यतः स्वर पूछते तो स्वर कितने होते हैं? 11। अब आगे चलते हैं हम यहां से व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। टोटल व्यंजन 33 होते हैं। अब ये व्यंजन 33 कैसे हैं, इनके बारे में एक बार हम पूछेंगे। व्यंजन 33 होते हैं, तो ये व्यंजन 33 है कौन कौन से? व्यंजन 33 है। 33 है कैसे कैसे? जैसे के, खे, गे, गे, अंगा, इसे बोलते हैं अंगा। चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, डे, अणे, पे, फे, बे, बे, मैं, और यहां तक ते, थे, दे, धे और ने। अब ये व्यंजन जो है, ये टोटल व्यंजन हो गए 25। इनको हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी जीभ कई जगह टच होकर आती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? इधर से भी 5 है और इधर से भी 5 है, इसलिए इसे हम वर्गीय व्यंजन बोल सकते हैं। तो ये टोटल 25 हो गए। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, ये, रे, ले, वे, और उसमें व्यंजन होते हैं और शे, शे, शे और है। ये टोटल कितने व्यंजन हो गए? ये टोटल हो गए हमारे 33 व्यंजन। ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं अयोगवाह। अब हमारे दो होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। ए योग वाह, अयोगवाह 2 होते हैं। अच्छा, अयोगवाह है कौन कौन से? इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। इनको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे सबको। अभी तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि हमको जो पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम इन सबको खोल खोल के बताएंगे कि होता क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। आगे क्या है? संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन, अब ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। जैसे कि इसको बोलते हैं कषय, क्या के नीचे हलंत प्लस शय। ठीक है। एक होता त्रय, ते के नीचे हलंत प्लस रे। जे, जे के नीचे हलंत प्लस इया। जैसे आप विज्ञान बोलते तो विज्ञान गलत, उसको बोलते हैं विज्ञान। एक होता श्रय, से के नीचे हलंत प्लस रे, इसको बोलते हैं श्रय। ठीक है, ये होता है संयुक्त व्यंजन। 4 होते हैं। अब क्या बचा हमारा? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बचा? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम ताड़न जात भी बोल सकते हैं, द्विगु व्यंजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 गुण होते हैं इसमें। ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? डे और अडे। इसको अडे और अडे बोल सकते हैं। ठीक है। इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक है। ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि कुल वर्ण, कुल कितने वर्ण है? तो कुल 52 वर्ण थे। अब हमने बताया था आपको वर्णों की संख्या कितनी थी? 52। 52 में कौन कौन से हो गए? 11 तो स्वर हो गए हैं, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 अयोगवाह हो गए हैं, और 2 आपके क्या हो गए? 2 हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। तो टोटल हम जोड़ के देखेंगे तो टोटल कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण। ठीक है जी। अब चलते हैं जी आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज बताएंगे कि जो हिंदी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी के अनुसार हिंदी का
1983 में। अब ये है क्या चीज, जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने जो मानवीकरण दिया, मानवीकरण जो दिया कि हाँ हिंदी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हिंदी हम दो तरीके से लिखते हैं, जैसे छोटी सी चीज है, एक तो हिंदी इस तरीके से लिख दिया, ये भी सही है, एक हिंदी इस तरीके से लिख दिया तो ये भी सही है। तो ये किसने बताया, ये हमको बताया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1983 में घोषणा की कि हिंदी को हम इस तरीके से लिखेंगे। या कोई भी जो वर्तनी है, तो वर्तनी आपने बहुत चीजें पढ़ी होंगी, एक अतिशोक्ति पढ़ी होगी, अतिशोक्ति, अतिशय ये ओ के अतिशोक्ति, ये अतिशोक्ति भी ठीक है, और ये वाली ये अतिशोक्ति है, अतिशोक, एक ये वाली अतिशोक्ति, अति, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये किसने बताया, ये हमको बताया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानवीकरण 1983 में उन्होंने बताया कि हमें कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो सड़क हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक सड़क इस तरीके से, ठीक है। तो ये सड़क ठीक है, ये गलत है सड़क, ठीक है जी। ये किसने बताया, ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले 1960 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने बताया कि हिंदी के बारे में कि हिंदी का मानवीकरण कैसे होना चाहिए। उसने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी थी, फिर ऐसी रिपोर्ट चलती रही, तो बाद में जो बनाया गया वो 1983 में हिंदी निर्देशालय बनाया गया था, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अभी हम दो चीजें पढ़ेंगे इसमें, एक तो अंतरराष्ट्रीय संख्या। अंतरराष्ट्रीय संख्या कौन सी होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्या, यहां देखो, अंतरराष्ट्रीय संख्या जैसे कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह है अंतरराष्ट्रीय संख्या, ठीक है जी। एक होती है देवनागरी अंक, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या होगी, अंतरराष्ट्रीय अंक बोल दो इनको, संख्या नहीं अंक, ठीक है। एक होगी देवनागरी, देवनागरी, ठीक है जी। कौन सी होगी, देवनागरी, कौन सी होगी, देवनागरी, देवनागरी अंक। तो देवनागरी अंक में आपने पढ़ा होगा ये वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी, ये 5, ये आपने पढ़ा होगा, ये इस तरीके से ये 5 हो गए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये 6 पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है जी, ये 7 पढ़ा होगा, ठीक, और ये आपने 8 पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है, 8 पढ़ा होगा, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। ये है देवनागरी अंक। देवनागरी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8, ये 9, और ये 10। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देवनागरी अंक। वो अंतरराष्ट्रीय अंक है, देवनागरी अंक है, ठीक है जी। अच्छा, हम यहाँ एक चीज बता दें, भाषा को लिखने का तरीका, कि हम भाषा किस तरीके से लिख रहे हैं। तो भाषा को लिखने के तरीका को बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं भाषा को लिखने के तरीके को, लिपि। अच्छा, अब हिंदी भाषा की जो लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है हमारी, हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है हमारी, देवनागरी लिपि, देवनागरीय, देवनागरीय लिपि, देवनागरिक लिपि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, देवनागरिक लिपि या देवनागरीय लिपि, ठीक है जी, देवनागरी लिपि, ठीक। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि, नागरी लिपि। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम कहने लगे जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लिपि कैसी है, वो है रोमन लिपि। ऐसे हम आपको बता दें कि पंजाब की लिपि कैसी है, वो है गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। ऐसे हम बता दें उर्दू की जो लिपि है वो कौन सी है, अरबी और फारसी लिपि, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। भाषा जो 3 तरीके की हो जाए, किसी भी देश की भाषा 3 तरीके की हो सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा। अब आपने पढ़ी होगी, चीन में एक मंदारिन भाषा है, वो वहां की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत में राज्य भाषा। एक तो राज्य भारत में कैसी भाषा है, भारत में जो भाषा है वो है एक राजभाषा। तो हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है।
अच्छा, जो कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज राजभाषा में भी हो सकते हैं, तो ज्यादातर राजभाषा में ही होते हैं। एक होती है राज्य भाषा, किसी भी स्टेट की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं राज्य भाषा। जैसे कि यूपी की एक हिंदी है और दूसरी इसकी जो सहायक भाषा है वो है आपकी उर्दू। जो उर्दू राजभाषा बनाई गई थी यूपी में 1989 में बनाई गई थी। ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं हम यहां से। अब हम करते हैं स्वर के बारे में जिक्र। किसके बारे में जिक्र करते हैं? स्वर के बारे में कि स्वर है क्या। मैंने बताया था तुमको थोड़ी देर पहले कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं टोटल 11। ठीक है जी। स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं हमारे 11। अच्छा, हम आपको बता दें कि अगर कोई कहने लगे खाली स्वर पूछे तो स्वर होते हैं 11। अगर हम पूछें आपसे कि अर्थ के आधार पर स्वर कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर तो 13 होते हैं, लेकिन लिखने के आधार पर स्वर कितने? तो लिखने के आधार पर 10 होते हैं। क्योंकि जो आप री लिखोगे तो री में तो रे की आवाज आ गई ना। तो अगर हम कहने लगे कि अर्थ के आधार पर तो 13 हो गए, बोलने के आधार पर कितने हो गए? 10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब हम स्वर के बारे में जिक्र करते हैं। स्वर की परिभाषा है क्या? स्वर की परिभाषा, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अर्थात जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की जरूरत नहीं, जिन्हें बोलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो होते हैं स्वर। जैसे कि ए, दृगा, दृगी, उ, दृगु, री, ए, ओ, औ। ठीक है जी। तो कितने स्वर हो गए हमारे? 11। जब हम ए बोलेंगे तो किसी और चीज की आवाज आई? नहीं आई। किसी और चीज की आवाज नहीं आई। ठीक है जी। अब ये व्यंजन, ऐसी एक व्यंजन की परिभाषा है। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा तो हम पढ़ते हैं व्यंजन की परिभाषा। परिभाषा, वे वर्ण जिनको जिनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्वरों की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। ठीक है। व्यंजन की परिभाषा क्या? वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है, सभी के सभी क्या होते हैं? व्यंजन। कैसे? जैसे मैं कहने लगू कै, जब तुम कै बोलोगे तो कै को आधा कर दिया। अच्छा, आधा कर हलंत लगा के किसी भी वर्ण को आधा किया जा सकता है। तो कै के नीचे हलंत लगाया प्लस ए, तो इसमें किसकी आवाज आई? ए की आवाज आई ना। तो प्रत्येक व्यंजन के लिए स्वरों का होना आवश्यक है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम कि अगर हम कै को आधा कर दें, मतलब कै को आधा करना, कै के नीचे हलंत लगा दिया। क्या लगा दिया? हलंत। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? जो नीचे लगा देते हैं इसको बोलते हैं हम हलंत। ठीक है। अब ये क्या है? तो इसकी प्राकृतिक, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो गई? तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? ये जो अब आधा वर्ड हो गया, आधा वर्ड नहीं कह सकते, आधा वर्ण हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं आधा वर्ण। किसी भी वर्ण के नीचे अगर हम हलंत लगा दे तो उसकी प्रकृति हो जाती है अर्ध, आदि। ठीक है जी। अब आगे लेके चलते हैं हम। तो पूर्ण वर्ण कौन सा है? जैसे मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ण। पूर्ण व्यंजन में स्वर होता है। जो भी हम पूर्ण व्यंजन लिखेंगे तो उनमें प्रत्येक में पूर्ण व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा होता है। कैसे? जैसे कि जय लिखा, ठीक है, जय है तो जय के नीचे हलंत लगाया प्लस ए। ठीक है। जा है तो जय के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है जी। जी है तो जय के नीचे हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा या लघु ई की मात्रा। जय के नीचे हलंत प्लस दीर्घी। ठीक जी। जैसे कि जय के नीचे ऊ की मात्रा, जय के नीचे हलंत प्लस ऊ, फिर जू की मात्रा, जय के नीचे हलंत प्लस बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा री की मात्रा, जय के नीचे हलंत प्लस री। ठीक है जी। एक होती है ए की मात्रा, जय के नीचे हलंत प्लस ए की मात्रा। ठीक है जी। एक होती है जय के ऊपर जब दो मात्रा चढ़ जाए तो जय के नीचे हलंत प्लस
ऐ की मात्रा, ठीक है। एक होती है ओ की मात्रा, जे के नीचे हलंत प्लस छोटा ऊ, और जे के नीचे हलंत प्लस ओ की मात्रा, ठीक है। अब देखो ये प्रत्येक जो शब्द है ये व्यंजन है, और इसमें मात्रा किसकी चल रही है? स्वर की। प्रत्येक जो शुद्ध व्यंजन होता है उसमें प्रत्येक शुद्ध व्यंजन में हमेशा स्वर छुपा होता है, ठीक है जी। ये टोटल कितने हो गए हमारे? 11 हैं। लेकिन जो ए है, ए में कोई मात्रा नहीं होती, ए को बोलते हैं उदासीन, उदासीन स्वर, ए मात्रा में काउंट नहीं होता। तो कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल हिंदी में कितनी मात्राएं हैं, तो मात्राएं कितनी है हिंदी में टोटल? तो हिंदी में टोटल मात्राएं होती है 10, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा एक चीज, जैसे कि रे के नीचे छोटा ऊ, इसको बोलते हैं रे के नीचे हलंत प्लस छोटा ऊ। आप जब देखोगे तो रुपया इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। और रे के नीचे जब ऊ की मात्रा चढ़ी होती है सर, बोलते हैं रे के नीचे हलंत प्लस बड़े ऊ की मात्रा। आपने रूपवान पढ़ा होगा, रूपवान। तो जो घुंडी वाला है, जो घुंडी वाला होता है वो यह कैपिटल होता है, बड़ा होता है। जो विदाउट घुंटी वाला होता है इसको बोलते हैं लघु ऊ, छोटा ऊ बोल सकते हैं, स्मॉल ऊ बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या देखते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा व्यंजनों को आधे लिखने का तरीका, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, को आधा लिखने का तरीका। टोटल मैंने बताया था, टोटल व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। अब इन टोटल 33 व्यंजनों को हम कैसे तोड़ दें, किस तरीके से हम लिख सकते हैं? तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 प्लस 9 प्लस 22 में। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 33। अच्छा, व्यंजनों को आधा कैसे करते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आपने दो शब्द पढ़े होंगे, के और फे। जब हम इनको आधा लिखते हैं तो इनको आधा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और फे को इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको आधा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये नौ जो वर्ण है इनको किस तरीके से लिखते हैं, और ये 9 वर्ण है कौन कौन से, उनको देखते हैं। जो नीचे की तरफ को लौटे हुए होते हैं, जो नीचे की तरफ को लौटे हुए होते हैं बोलते हैं लोटनिक वर्ण। तो कौन से होते हैं? लोटनिक वर्ण। अच्छा, लोटनिक वर्ण होते कौन कौन से हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा अंगा, छह पढ़ा होगा, ठीक है। आपने ये अंगा और छह, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा टे और ठे, टे हो गया, ठे हो गया, चार तो ये हो गए। और आपने पढ़ा होगा डे ढे रे, डे पढ़ा होगा, डे पढ़ा होगा, रे पढ़ा होगा। ये लोटनिक है, नीचे से घुमावदार है, ठीक। और आपने पढ़ा होगा दे, दे पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा है। अब देखो, जब भी इनको आधा लिखोगे, इन व्यंजनों को जब आधा लिखोगे तो आधा कैसे लिख सकते हैं? अंगा के नीचे हलंत लगा के, जैसे कि अंगा के नीचे हलंत लगा के, छह के नीचे हलंत लगा के, टे के नीचे हलंत लगा के, ठे के नीचे हलंत लगा के, इनको आधे लिखने का तरीका ये है, ठीक है। और जैसे ये लोटनिक वाले, लोटनिक कौन सा होता है? जो नीचे की तरफ से घुमावदार है, नीचे की तरफ से जो घूमे हुए हैं उनको लोटनिक व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 11, 9 और 2 11 हो गए, बचे हमारे 22। कितने बचे? 22। अब ये 22 कौन कौन से हैं? तो टोटल जब ही तो हमारे 33 होंगे जब इन 22 को भी हम काउंट कर लेंगे। जैसे खे गए, खे होगा, खे होगा, गे होगा, घे होगा। अब यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको व्यंजन लिख देता हूं। के, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अणे, टे, ठे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। अब इनमें एक चीज देखो भाई, हमारे कितने लिख गए? 11 लिख गए, कै भी लिख गया, और ये लोटने के वाले लिख गए। जो बचे कुछ हैं वो सारे के सारे 22 बचे, ठीक है। तो कितने बचे? 22। जैसे हम पहले में चेक करते हैं भाई, कै कहां पहुंच गया, कै आधा कैसे है, ठीक है। फिर इसमें खे बचा, गे बचा, ठीक है, और घे बचा। लेकिन ये जो डे है ये किस में चला गया? लोटनिक में चला गया, तो ये तो खत्म होगा। फिर इसमें आ जाओ, इसमें क्या बचा? छह बचा,
ठीक है, 6 हमारा लोटनिक में निकल गया। फिर जय बचा, ठीक है जी, फिर जय बचा और फिर ईया भी बचा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब जैसे टे है, टे और ठे इसमें लिख के, टे नीचे से घुमावदार लिख के, डे भी घुमावदार लिख देगा, डे भी घुमावदार लिख देगा, अने बचा, अने लिख लिया, ठीक है जी। अब इसमें आ जाओ, थे बचा, थे बचा, ठीक है जी, और दे है, दे भी घुमावदार में निकल गया तो धे बचा, ठीक, और एक ने बचा, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां क्या बचा, पे तो लिख, पे बचा हमारा और फे हमारा निकल गया, ठीक है, बे बचा, ठीक, बह बचा और यहां क्या बचा, मैं। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो ये हो गए, ठीक है जी। अब कौन कौन से बने, आपने पढ़ा होगा अंतिस्थ व्यंजन। अंतिस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे। अच्छा, रे कहां पहुंच गया हमारा, रे तो लोटनिक में पहुंच गया, तो रे तो हट जाएगा, तो क्या बचे यहां से, ये बचे, ठीक है, और ले बचे और वे बचे, ठीक। 16 19 हो गए। अब और कौन कौन से बचे, आपने पढ़ा होगा से, ये वाला से पढ़ा है, ठीक है, ये वाला से पढ़ा है, ठीक, और एक कौन सा से बच गया हमारे पास, एक ये वाला से, ठीक है, से है, और है तो हमारा ऑलरेडी कहां पहुंच गया, यहां, ठीक है, लोटनिक में। अब ये टोटल काउंट करते हैं तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल कितने हो गए, 22। अच्छा, इनको आधा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इनको आधा क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने जो खड़ी पाई है उनको काट देते हैं, तो खड़ी पाई को काट देते हैं, सिर्फ सिरोरेखा रखते हैं, खड़ी पाई को काट देते हैं, ठीक है। इनको आधे लिखने का तरीका ये है, इनकी खड़ी पाई को काट देते हैं, सभी की खड़ी पाई को काट दो और जो अगला स्थान है उसको छोड़ दो और ऊपर की सीधा रेखा लगा दो, तो प्रत्येक वर्ण को इस प्रकार से हम आधा कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आधा करने का तरीका था 33 का 33 व्यंजन जो हमने देखा है, ठीक है। तो हमने किस तरीके से देखा, 2 + 9 + 22 में, तो 2 के और फे इस तरीके से आधा लिखते हैं, लोटनिक वाले जो नीचे से घुमावदार होते हैं उनको इस तरीके से आधा लिखते हैं, उनको सिर्फ हलंत लगा के आधा कर देते हैं। बाकी जो 22 बचे वो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसको बोलते हैं सिरोरेखा, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। जिसकी खड़ी पाई काट दें, जिसकी खड़ी पाई काट दें, ये जो 22 है वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, उनको शुद्ध व्यंजन बोल दो या फिर बोल दो आधा व्यंजन, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं ये 22 वाले हमारी समझ में आ गए, भाषा के आधार पर लिखने का तरीका भी आ गया। अब हम देखते हैं कुछ चीजें हैं हमारे पास में, जैसे कि सिरोरेखा मैंने आपको बताया, सिरोरेखा क्या है। बिंदी क्या जगह लगा सकते हैं हम, बिंदी, हिंदी में बिंदी केवल 4 जगह ही लगती है, हिंदी में बिंदी 4 जगह लगती है। ये फिर सिरोरेखा हो गई या खड़ी पाई होगी। एक तो ऊपर बिंदी लगाते हैं, जो ऊपर बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वर, एक नीचे बिंदी लगाते हैं, ठीक है, और एक बिंदी किसी वर्ण के पीछे लगाते हैं और एक बिंदी किसी वर्ण से पहले लगाते हैं। तो बिंदी हिंदी में सिर्फ 4 जगह ही लगती है, इंशाल्लाह कोई बिंदी ही नहीं लगती, ठीक। जो ऊपर की बिंदी है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वर। सबसे पहले हम देखते हैं ये बिंदी कहां लगेगी। आपने पढ़ा होगा के, खे, गे, घे, अंगा, इसको बोलते हैं अंगा। इसमें पंचमा अक्षर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर। कौन सा अक्षर है, पंचमा अक्षर। कौन सा अक्षर है, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, जो पंचमा अक्षर है, एक तो यहां बिंदी लगती बस केवल, और कहीं ये बिंदी पीछे नहीं लगती, ठीक। अब ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, ताड़न जात। क्या बोल सकते हैं, ताड़न जात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, ताड़न जात। जो नीचे की बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, ताड़न जात, ठीक है, ताड़न जात बोल सकते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन बोल सकते हैं, कौन सा, उत्क्षिप्त व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक। द्विगु व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक। इसका 3 नाम है, इसको हम ताड़न जात कह सकते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोल सकते हैं, द्विगु व्यंजन बोल सकते हैं। और जो उत्क्षिप्त, जो उछल के, जो उछाल से बोला जाए, जीभ के उछलने से बोला जाए, द्विगुण, जिसके 2 रूप हो, जैसे कि आपने पढ़ोगा डे और अडे, ठीक है, डे और अडे। एक तो यहां बिंदी लगेगी नीचे, ये केवल 2 वर्ण है जिनके नीचे बिंदी लगती है, ठीक। अब हम चलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। जो ये बिंदी केवल 5 वर्ण है उनके आगे ही लगती है। जैसे आपने पढ़ा होगा के, खे के आगे बिंदी लगी, गे के आगे बिंदी लगी,
जय के आगे बिंदी लग गई और फे के आगे बिंदी लग गई। तो ये कहाँ के शब्द हैं? जो कै खे गए और जयफल के जिनके आगे नुक्ता लगते हैं, ये अरबी और फारसी के शब्द हैं, जो बाहर से आए शब्द हैं उनके शब्द हैं। ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा अनुस्वर वाला, देखते हैं अब अनुस्वर वाला कहाँ है। अच्छा मैं बता दूं, नुक्ता, नुक्ता की जो खोज करी थी उसे किसने की थी? राजा शिव प्रसाद ने। तो इनको सितारे हिंद की भी उपाधि दी गई थी। तो नुक्ता किसने बताया? नुक्ता की जो परिभाषा दी थी, नुक्ता की परिभाषा दी थी राजा शिव प्रसाद ने, जिनको उपाधि दी गई है सितारे हिंद की।